नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज पर उत्तराखंड का महासंग्राम। धामी सरकार जून से अपने सभी प्रमुख नौकरशाहों को पहाड़ चढ़ाने जा रही है। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से लेकर सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए जिलों के भ्रमण का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। भ्रमण के कैलेंडर के हिसाब से अधिकारी साल भर हर 15 दिनों में जिलों का भ्रमण करेंगे। भ्रमण के दौरान उन्हें अपने जिले के किसी दूरस्थ गांव में रात्रि विश्राम भी करना होगा। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और आनंद बर्धन देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले का तिमाही आधार पर भ्रमण करेंगे। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सशक्त उत्तराखंड एक्ट 2025 के तहत सरकार हर वो पैंतरा आजमा रही है जिससे प्रदेश का विकास तेजी से हो। उत्तराखंड शासन ने जिलों के प्रभारी सचिवों की व्यवस्था को समाप्त करते हुए नई व्यवस्था लागू की है। धामी सरकार जून से अपने सभी प्रमुख नौकरशाहों को पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर चुकी है, जिसके तहत अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से लेकर सचिव स्तर के अधिकारी पहाड़ों पर जाकर अपने विभागों के कार्य की जमीनी हकीकत का पता लगाएंगे। वे प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों जैसे जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण, NRLM राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, हर खेत को पानी, PM पोषण मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की व्यापक समीक्षा करेंगे। कहा यह जा रहा है कि पुरानी व्यवस्था में प्रभारी सचिव एक जिले तक सीमित रह रहे थे, इससे उन्हें दूसरे जिलों में अपने विभागों से संबंधित योजनाओं की प्रगति की जमीनी हकीकत का पता नहीं चल पा रहा था। वहीं इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सरकार के मंत्री इसे अच्छी पहल बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इस पर सवाल दाग रहा है। तो ये बहुत स्वागत करने योग्य फैसला है और मैं समझती हूँ कि अभी हाल ही में हमने देखा कि किस प्रकार से नौकरशाहों के मुखिया के रूप में चीफ सेक्रेटरी लगातार नैनीताल के दौरे में थे और लगातार जनसंपर्क में भी, और ऐसे कोई ज्वलंत विषय उस क्षेत्र के, उस जनपद के रहे हैं तो जनता से सरोकार करते हुए जनमानस की भावनाओं को जानने का काम भी नौकरशाहों के माध्यम से किया गया है। मैं मानती हूँ कि बहुत उपयुक्त है। इससे हमें नीति बनाने में भी और इससे हमें लोगों की भावनाओं के अनुरूप कार्य योजना बनाने में मदद मिलती है, जो कि जरूरी है, जिसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, बहुत स्वागत योग्य है। अब ये दौरा जो है और अधिक आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जब सरकारी पहाड़ नहीं चढ़ पा रही है तो अधिकारी क्या चढ़ेंगे? और अभी लोक निर्माण विभाग का एक ऐप जारी हुआ जिसमें कहा कि ऐप के माध्यम से लोग सूचित करें कि सड़कों में कहाँ कहाँ गड्ढे हैं। इसका मतलब सरकार जाती नहीं है। अन्यथा अगर भ्रमण करते तो तमाम गड्ढे सरकार को दिखाई देते। अब वो जब गड्ढे भरने के लिए भी ऐप लॉन्च कर रही है सरकार, तो फिर अधिकारी कहाँ चढ़ेगा पहाड़ पे? अब आपको बताते हैं कि कौन से सचिव को किस जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विनोद रतूड़ी सचिव नैनीताल, रमेश सुधांशु प्रमुख सचिव नैनीताल, हरिचंद्र सेमवाल सचिव टिहरी, एल फनई प्रमुख सचिव टिहरी, चंद्रेश कुमार यादव सचिव पौड़ी, आर मीनाक्षी सुंदरम सचिव पौड़ी, ब्रजेश कुमार संत सचिव पिथौरागढ़, शैलेश बगोली सचिव पिथौरागढ़, विजय कुमार यादव सचिव चंपावत, नीतीश कुमार झा सचिव चंपावत, डॉक्टर आर राजेश कुमार सचिव उत्तरकाशी, अरविंद सिंह सचिव उत्तरकाशी, सचिन कुर्वे सचिव चमोली, सुरेंद्र नारायण पांडे सचिव बागेश्वर, दिलीप जावलकर सचिव बागेश्वर, विनोद कुमार सुमन सचिव रुद्रप्रयाग, BVRC पुरुषोत्तम सचिव रुद्रप्रयाग, रविनाथ रमन सचिव अल्मोड़ा, डॉक्टर पंकज पांडे सचिव हरिद्वार, दीपेंद्र कुमार चौधरी सचिव चमोली, डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा सचिव उधम सिंह नगर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड शासन ने अधिकारियों के लिए जिलों के भ्रमण का कैलेंडर जारी कर दिया है। भ्रमण के कैलेंडर के हिसाब से अधिकारी साल भर हर 15 दिनों में जिलों का भ्रमण करेंगे। भ्रमण के दौरान उन्हें अपने जिले के किसी दूरस्थ गांव में रात्रि विश्राम भी करना होगा। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और आनंद बर्धमान देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले का तिमाही आधार पर भ्रमण करेंगे। अधिकारी जिलों का भ्रमण करने के एक सप्ताह के अंदर भ्रमण की एक रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। यह रिपोर्ट वे सॉफ्ट और हार्ड कॉपी को देंगे।
इसकी एक प्रति जिले का दौरा करने वाले दूसरे सचिव को भी सौंपी जाएगी, जिससे संबंधित सचिव अपने भ्रमण के दौरान ये जांच कर सकेंगे कि पहले अधिकारी की रिपोर्ट में कितनी सत्यता है। इसके अलावा रिपोर्ट में बताई गई कमियों का फॉलोअप भी किया जा सकेगा। आपको बता दें कि सरकार के जिलों के भ्रमण की ये नई व्यवस्था आगामी जून से आरंभ होगी, लेकिन विपक्ष का दावा है कि अधिकारी पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। चलिए इसी बड़ी खबर पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। हमारे साथ रविंदर कुमार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जुड़ गए हैं, साधना शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव मयंक भट्ट साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत रविंदर जी आपसे करूंगा। दरअसल धामी सरकार उत्तराखंड में कहीं ना कहीं कोशिश ये कर रही है कि नौकरशाह भी कहीं ना कहीं जनता के लिए फील्ड में काम करते हुए नजर आए, लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहा है। मैं दो चीजें सीधे तौर पर आपसे समझना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इस फैसले के माध्यम से सरकार करना क्या चाह रही है, और दूसरा जो विपक्ष कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल उठा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष क्या कह रहा है इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता जी। सरकार का दायित्व है। हम इसी वादे के साथ आए थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचा जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहूलियतों के संसाधनों को उन तक पहुंचाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी को आसान किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा रोजगार सर्जन किए जा सके, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को तो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रही है, खास करके ग्रामीण महिलाओं का, उनके लिए जो है उनको और ज्यादा सशक्तिकरण करके उनको फर्स्ट लाइन आगे लाने का जिस प्रकार से काम किया जा सके, ये माननीय धामी जी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है और इसमें सभी जो लोग हैं वो सहयोग भी कर रहे हैं। और इसी ओर ये कड़ी है कि अधिकारियों को जिलेवार जो है जिम्मेदारी दी गई है, अधिकारियों को उनके टारगेट दिए गए हैं, अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया गया है और जवाबदेह बनाया गया है कि उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आपने अपने क्षेत्रों में किस किस रूप में क्या क्या काम, कि हर खेत को पानी मिले, हर घर को नल मिले, हर गांव देहात में बिजली हो, कितने रोजगार कर रहे, तो तमाम ऐसे फैसले हैं जो कई सारे जो है आधिकारिक रूप से जो हमारे पास डाटा भी इकट्ठा होगा और कहीं ना कहीं उनको सुविधाएं पहुंचाने के लिए अधिकारियों को जवाबदेही भी दी जाएगी। बिल्कुल। साधना जी, आप उत्तराखंड कहीं ना कहीं लंबे समय से आप कवर कर रही हैं एक पत्रकार होने के नाते, लेकिन धामी सरकार के इस फैसले को कैसे देखती हैं? क्या लगता है धरातल पर कितने परिणाम आ पाएंगे इस फैसले के? देखिए, धामी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है अपने राज्य को अग्रणी राज्य में बनाने में सन 2025 में, और वो हर संभव प्रयास कर रही है कैसे ही उत्तराखंड का विकास हो, उत्तराखंड में जल जीवन मिशन लागू हो, हर घर को नल मिले, हर घर को पौष्टिक आहार मिले, हर घर जो है सुदृढ़ बने, हर राज्य का हर व्यक्ति की सशक्तिकरण हो। लेकिन ये बात पहले से ही होती आ रही है। यूपी के समय से मैं देख रही हूँ कि हर संभव प्रयास पहले भी किए जाते रहे हैं कि अधिकारी पहाड़ पे चढ़े, लेकिन जब भी अधिकारी को पहाड़ पे चढ़ाने की बात होती रही है, यहाँ का कमिश्नर का ऑफिस आपने देखा हुआ इसी रोड पे पुराना ही बना हुआ है यूपी के समय से, जबकि कमिश्नरी होती है पौड़ी में। ऐसे ही हम डीआईजी को देखें, डीआईजी को बैठना चाहिए पौड़ी में, लेकिन वो यूपी के समय से ही यहीं बैठते आए हैं और आज भी बैठ रहे हैं। प्रयास होते रहे हैं और देखेंगे आगे आगे इसके क्या परिणाम निकलेंगे, क्योंकि अब प्रयास करना ही उनका एक कर्तव्य हो सकता है, लेकिन उसके जो परिणाम होंगे वो तो बाद में ही नजर आएंगे। लेकिन ये कोशिशें हमेशा होती रही हैं, लेकिन वो ढाक के 3 पार्टियां आगे सामने आए हैं, कोई उसका नतीजा नहीं निकला। कोई भी अधिकारी अपने बच्चे को
पहाड़ पे नहीं पढ़ाना चाहता, वो यहीं से न्यूज़ में एक ब्राइट लाइन्स में पढ़ाना चाहता है और अपने परिवार को वो ऊपर नहीं रखना चाहता पहाड़ पे, यहीं घर बना के या सरकारी मकानों में यहीं रहना चाहते हैं। कोई भी परिवार को वो अपने पहाड़ पे नहीं ले जाना चाहते और ना ही पहाड़ी स्कूलों में पढ़ाना चाहते। यही नतीजा है कि पहाड़ पे हमारे अधिकारी जा नहीं सकते और जाते भी हैं तो 1-2 दिन में वापिस भी आ जाते हैं, तो उससे पहाड़ का विकास नहीं हो पाता और वही फल नजर आता है। जैसे नजर आ रहा है कि जरा सी बारिश में नुकसान हो जाता है और पहाड़ का व्यक्ति वहीं का पहाड़ नहीं रह जाता है और वहाँ पे ना तो कोई स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं और ना ही पहाड़ का विकास हो पाता है। तो ये धर्रा आज का नहीं है, ये तो यूपी के समय से मैं देखती आ रही हूँ, चला आ रहा है। ये हर संभव प्रयास होते हैं, हर संभव कोशिश जारी रहती है अधिकारियों के जगह, लेकिन अधिकारी तो जब जाएंगे तो हमारे मंत्री नहीं जाते पहाड़ पे, वो इलेक्शन जीतते हैं और यहीं आके बैठ जाते हैं। सबके जो अधिकारी पौड़ी के हैं, जो मंत्री पौड़ी के हैं, उन्होंने अपना यहीं देहरादून में बना रखा है। यहाँ के जो लोग गायक और लोग वो हैं वो भी गाना गा पहाड़ के नाम पे पद्मश्री लेते हैं, घर यहीं बना के रहते हैं। तो ये तो सबको पहुंचाना जरूरी है, पहले मंत्री वहीं घर बनाए अपना, फिर अधिकारी भी बनाए, अधिकारी वहीं जाके रहे, तब होगा पहाड़ का विकास, ऐसे नहीं होगा पहाड़ का विकास। ठीक है मयंक भट्ट साहब, कहीं ना कहीं धामी सरकार उत्तराखंड के लिए प्रयास कर रही है, अच्छे फैसले हों ये कोशिश है, कहीं ना कहीं यही रविंदर जी भी कह रहे थे। लेकिन अगर सरकार प्रयास कर रही है तो उसमें विपक्ष को दिक्कत कहाँ है? विपक्ष को एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सहयोग करना चाहिए अच्छे फैसलों में, लेकिन विपक्ष हमेशा सवाल क्यों उठाता है? नहीं आशीष जी, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने आपने कि अगर सरकार ईमानदारी से अगर उत्तराखंड के विकास के लिए प्रयास करेगी तो पूरा विपक्ष, और बल्कि विपक्ष ही नहीं, उत्तराखंड का हर बंदा, हर नागरिक, उत्तराखंड का हर रहने वाला यहाँ का वासी उनका सहयोग करेगा, उनके इस निर्णय का स्वागत करेगा, है ना। वो जो योजना जो है सही तरीके से लागू हो पाए जमीन पे, इसके लिए प्रयास करेगा। लेकिन अगर यहाँ के लोगों को और विपक्ष में बैठे हुए लोगों को ये लगेगा कि ये जो धामी सरकार जो योजनाएं या निर्णय लागू कर रही है ये सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता पाने के लिए कर रही है, और ये जो निर्णय ये खोखले हैं, एक कहावत है पुरानी की जी बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये आदेश अच्छा है। तो पूरे विपक्ष को जब लगता है कि इस योजना में, इस आदेश में कोई ठोस नई बात नहीं है, तो इसका हम हर तरीके से पुरजोर विरोध करेंगे। का कारण ये है, सीधी सी बात है कि धामी सरकार की अभी अब तक की जो भी योजनाएं इन्होंने लागू करी वो सब फेल हुई हैं। उनमें से किसी भी योजना का यहाँ के उत्तराखंड वासियों को कोई लाभ नहीं मिला, है ना। अभी इससे पहले जो इनकी हर घर जल योजना थी, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप पहाड़ तो छोड़िए, आपके पास बात पूरी होने दीजिए एक बार मयंक जी। आप पहाड़ तो, हल्द्वानी जो वहाँ का मुख्य शहर है, मैं पेयजल योजनाओं की बात करता हूँ, वहाँ पे इन्होंने एक योजना लागू करी थी, इसमें इन्होंने पेयजल लाइनें बिछाई थी। तो आज वो पेयजल लाइनें जो है वो ऐसी की वैसी पड़ी है, उसमें कोई उस पेयजल लाइनों से यहाँ के लोगों को कोई राहत नहीं मिली। तो जो चीजें खाली कागजों में होती है, सच्ची लोकप्रियता पाने के लिए होती है, अपनी राजनीतिक लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए होती है, जनता के साथ छलावा होता है, तो उसका विरोध हम क्यों नहीं करेंगे? आखिर हम जनता के साथ छले होते हुए कैसे देख सकते हैं? तो इसलिए ये जो अफसरों को पहाड़ चढ़ाने की जो बात करते हैं, उससे पहले खुद पहाड़ चढ़े, इनके विधायक सब अपना जो मंडल मुख्यालयों में बैठे हैं, इनके जो मंत्री हैं, पहले वो जाके एक आदर्श प्रस्तुत करें, तो तब जाके अधिकारियों से कहें। और दूसरी बात यह है कि जिला मुख्यालयों में और पहाड़ों में तो वैसे ही जो अधीनस्थ जो इनके अधिकारी हैं, उनकी फौज बैठी हुई है ना। अगर ये नियत साफ है तो वो जो उनके अधिकारी जो जगह जगह पर बैठे हुए हैं, विभिन्न जिला मुख्यालयों में, मंडल मुख्यालयों में, ब्लॉक मुख्यालयों में, नगर पालिका अलग अलग विधानसभाओं में, अगर नियत साफ है तो वो ही काफी काम करके दिखा देंगे, वही अच्छा काम करके दिखा देंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रविंदर जी जवाब दे दीजिए। भट्ट साहब की जवाब बात का सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। और देखिए इसमें लोकप्रियता क्या है? ये तो डिलीवरी का काम है। हमने कहा है अगर हम नहीं काम करेंगे तो लोगों को समझ आएगा इसमें लोकप्रियता क्या है।
ये लोकप्रियता नहीं है। देखिए कि जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुल्लम खुल्ला आपके चैनल के माध्यम से कहा है कि हम इसका विरोध करेंगे। आप बताइए, पहाड़ के विकास के लिए बात करना और उसका विरोध करना, ठीक है। अब आपकी जनता को और आपके चैनल से के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उन्हें तय करना है कि कांग्रेस हमेशा ही जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कहीं ना कहीं प्रदेश का विरोध करती है, ऐसी नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध कर देती है। आज जिस प्रकार से प्रदेश का विरोध कर रही है, धामी जी का विरोध नहीं है, ये उत्तराखंड का विरोध है कि हम यहाँ का विकास नहीं होने देंगे, हम विरोध करेंगे। इन्होंने कहा कि जो है जल जीवन मिशन के तहत जो है इस प्रदेश में कोई काम, मैं आपको याद दिला दूं, जल जीवन मिशन के तहत 7 लाख से अधिक परिवारों को पेयजल का लाभ मिला है जी। 1600 करोड़ की लागत से 38 नगरों में पेयजल उपलब्ध हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कहना, आज इसी को लेके धामी सरकार अधिकारियों से यह जवाबदेही चाह रही है कि क्या पहाड़ के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को पानी मिल रहा है, क्या उनके खेतों में पानी चल रहा है, क्या वहां पे जो हमारे काबिल नौजवान लड़के हैं उनके लिए कोई रोजगार का या उनके हुनर के लिए उनके संसाधन उपलब्ध हुए जा रहे हैं। ठीक है। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेके सहूलियतें पहुंचाने का, और मैं अपनी साथी जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर में बिठाया, ये बात सही है कि इन्होंने कहा कि जी जो है पहाड़ पे अधिकारी नहीं जाके रहता, तो मैं आपको याद दिला दूं कि उसके पीछे का कारण क्या था, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है जी। आप बताइए कि आज से पहले सड़कों की क्या स्थिति थी। आज 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से पहाड़ों पे ऑल वेदर रोड का सड़कें बनाने का जाल शुरू किया, जब सड़कें ही नहीं बनेगी तो आप क्या उपलब्ध करा देंगे। चीजें कई जगहों पे पहाड़ों की स्थिति ये थी कि एक साइड से जब वाहन चलता था तो दूसरी साइड का रोकना पड़ता था। ठीक है रविंदर जी, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। एक बात और कही है साधना शर्मा जी ने कि अधिकारी तो कहीं ना कहीं तब पहाड़ चढ़ेंगे ना जब आपके मंत्री ही वहां बैठेंगे, क्योंकि आपके जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वही पहाड़ से नीचे आकर रह रहे हैं, वही अपना शहरी क्षेत्रों में घर बनाकर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। तो जब वही पहाड़ पे नहीं रह रहे तो आप फिर नुमाइंदों से कैसे उम्मीद रख रहे हैं, क्योंकि वो तो जनप्रतिनिधि है ना, और चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। देखिए मेरा सवाल यह है कि ये सवाल उठाना कि रह रहे हैं या नहीं रह रहे। देखिए लगातार जो व्यक्ति ऊपर से जीत के आ रहा है, माननीय धन सिंह रावत जी है, लगातार अपनी क्षेत्र से जीतते हैं। आज अगर वहां काम ना कर रहे हो तो लोग कैसे जिता देंगे उन्हें जी। अब अगर जनता की भलाई के लिए उनके फंड को इकट्ठा करने के लिए जो सारी चीजों को करने के लिए अगर वो दिल्ली जाते हैं या मान लीजिए देहरादून में रह के उन चीजों को कलेक्टिव करते हैं, सचिवालय में वहां जाके उनकी सारी चीजों को लेके वो करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन ये कहना कि ये पहाड़ पे रहते ही नहीं लोग, नेता रहते ही नहीं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कम से कम मैं अपने नेताओं की कहूंगा कि वो लगातार वहां के लोगों के बीच में रहते हैं। तो ठीक है, एक आवास जो है जितने विधायक हैं 70 के 70 विधायकों को यहाँ पे दिया जाता है देहरादून में राजधानी होने के नाते, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने पहाड़ी या अपने क्षेत्रों पे वह काम नहीं करते, वे लगातार काम करते हैं। साधना शर्मा जी आपके पास आऊंगा। रविंदर जी तो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जितने भी चुने हुए विधायक हैं पहाड़ी क्षेत्रों के, वो लगातार अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। राजधानी में क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रोटोकॉल है कि जो भी विधायक चुनकर आया 70 के 70 विधायकों को वहां पर घर अलॉट किए गए हैं, लेकिन अगर वो काम ना करते तो जनता क्यों उनको चुनकर भेजती। वो तो ऐसा है, देखिए अभी मोदी जी का दौर चल रहा है, भाजपा का दौर चल रहा है। मोदी जी के सारी जनता हमारी भक्त हो गई क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं और एक अच्छी पहल मोदी जी की विचार हैं, इसलिए थोड़ा सा लोगों का विचार जो है वो भाजपा के प्रति है। ये नहीं है कि यहाँ के मंत्री सब अच्छे हैं या यूपी के ही सारे मंत्री अच्छे हैं, ये नहीं है। एक मोदी जी का दौर चल रहा है, एक हवा जिसे कहते हैं ना, वो हवा कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, उसका कुछ नहीं है। एक हवा है जनता का झोंका जो हवा में बहता जा रहा है, अभी उसका कुछ नहीं कह सकते इसको
कि कब बदल जाए ये झोंका उसमें नहीं, क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र बनाने का जो उन्होंने एक एजेंडा सा दिया है उससे जनता बिल्कुल मोदी जी के समर्पित हो गई है और मोदी जी के पीछे ये सारे आ जाते हैं। तो जनता मोदी की भक्त हो रही है, ना कि इन सब की। तो ये उसी हवा में ये लोग भी आ रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि, और जहाँ तक ये कह रहे कि 70 से 70 विधायकों को यहाँ पे जगह मिलती है, हॉस्टल मिलते हैं, वो नहीं है। खाली सबने अपने घर भी बना रखे हैं यहाँ पे, एक एक नहीं दो भी बनाए हुए हैं। तो ये मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन घर सबके घर यहाँ राजधानी में है। अब जाते हैं जरूर है पहाड़ पे एक आध दिन के लिए, तो वापिस यहीं आते, क्योंकि सबके बच्चे यहीं पढ़े। तो मंत्री के बच्चे जब यहीं पढ़ेंगे तो अधिकारी क्यों पहाड़ पे जाके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? सबकी अपनी वो है, वो तो IAS पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो अपने बच्चों को भी IAS बनाना चाहेंगे, तो उनके लिए भी अच्छी शिक्षा जरूरी है। तो सबके अपने अपने वो है। ये रविंद्र जी जो कह रहे हैं वो उनकी बात भी सही है, लेकिन ये है कि पहाड़ के विकास के लिए जब तक पहाड़ पे नहीं रहेंगे अधिकारी और हमारे मंत्रीगण, तब तक पहाड़ का विकास नहीं होगा। कितने ही ये भरसक प्रयास कर लें, मन में इच्छा होगी तभी जाके रहेंगे। ऐसी कितनी कोशिश मैंने कहा ना यूपी के समय से होती आई है। ठीक है, मयंक भट्ट साहब आपके पास आऊंगा। रविंदर जी कह रहे हैं कि धामी सरकार जितनी भी योजनाएं लेकर आई उनका जनता तक लाभ पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से काम किए गए और ये सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी लगाई गई। तो फिर क्यों विपक्ष लगातार बेवजह विरोध करता है सरकार के उन कामों का जो कहीं ना कहीं जनता के हितों से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब कोई भी व्यक्ति एक सिद्धांत होता है, जब बहुत ऊंचाई से जमीन को देखता है तो उसको जमीन की बारीक चीजें नहीं दिखाई देती है। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी आज जो सत्ता के उबड़ खटोले में बैठकर बहुत ऊपर से उड़ान कर रही है, उड़ रही है, तो इनको जमीनी हकीकत का बिल्कुल नहीं पता है। इनको लगता है कि जो विपक्ष और जो लोग आज मांग कर रहे हैं, बेरोजगार मांग कर रहे हैं, यहाँ की मातृशक्ति जो सड़कों पर है, बेरोजगार सड़कों पर है, जो विभिन्न कर्मचारी संगठन सड़कों पर है, पूर्व सैनिक संगठन सड़कों पे हैं, जितने भी विभिन्न वर्ग विभिन्न क्षेत्र के लोग आज सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, ये सब बेवजह कर है ना। तो ये जो बेवजह उनको लगता है कि बेवजह कर रहे हैं, तो बेवजह लगने के यही कारण है कि इतने ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं कि उनको जमीनी हकीकत पता नहीं है। तो मेरा अपने जो सत्ता पक्ष के मित्रों से यह अनुरोध है कि जमीन पर अपनी लैंडिंग करें और जो जमीनी हकीकत उसको देखें कि क्या जमीनी हकीकत है, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ उबड़ खाबड़ है, जो बेरोजगार हैं वो कितने त्रस्त हैं, महिलाएं कितनी असुरक्षित महसूस कर रही है, इनकी जो पेयजल योजनाएं रोजगार नीति की हकीकत है, जो इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है। आशीष जी, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, आप इन्वेस्टमेंट समिट के बाद अगले 1 वर्ष का डाटा तैयार कर दीजिएगा कि कितने औद्योगिक समूह उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो सारी हकीकत पता लग जाएगी। हकीकत ये है कि आज जनता के साथ साथ इनका जो अपनी पार्टी का कार्यकर्ता है वो भी इतना त्रस्त है इनकी नीतियों से, इनकी कार्यप्रणाली से, कि वो भी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने चुनाव में सबक मिले। ये जमीनी हकीकत है। मैं एज अ कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में नहीं, ये मैं आपको जमीनी डाटा दे रहा हूँ। ठीक है, रविंद्र कुमार जी जवाब दे दीजिए। आवाज मिल रही है रविंद्र जी आपको? ठीक है, साधना जी मैं आपके पास आऊंगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी अपनी जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां हैं वो पहुंचाने के प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी है कि अधिकारियों की तो जिम्मेदारी लगाएगी ना सरकार, और अगर सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया भी है और कल को अगर अधिकारी को इस तरह से जो जिम्मेदारी लगाई गई है सरकार की ओर से वो नहीं निभाते तो उसके जिम्मेदार तो खुद ही होंगे ना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सरकार ने जो ये कोशिश की है पहाड़ के लोगों की आवाज़ को सुनने के लिए अधिकारियों को वहाँ भेजने की, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अभी चाहे विपक्ष है चाहे सरकार है उनको एक साथ खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कांग्रेस को भी खड़ा होना चाहिए इनके साथ, क्योंकि राज्य का विकास तो सभी के लिए है ना जी। तो राज्य का विकास होगा तो कांग्रेस को भी, अगर सत्ता में आती है
तो बना बनाया थोड़ा सा बिल्कुल। वो तो मिलेगा। सर तो कांग्रेस को साथ देना चाहिए। ये नहीं है क्योंकि राज्य के विकास में हर व्यक्ति का सहयोग होगा तो राज्य का शायद जल्दी विकास होगा। हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि हमारे उत्तराखंड राज्य का विकास हो, क्योंकि 20-21 साल का युवा हमारा उत्तराखंड हो गया। जी। इसे अभी तक और स्मार्ट हो जाना चाहिए था और बड़े अच्छी स्थिति में आ जाना चाहिए था। लेकिन क्या अभी आज हम देखेंगे सड़कें स्मार्ट सिटी के नाम पे एक एक सड़क खुदी पड़ी है। जी। जितने लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसको पूछो कि क्या बात होगी भैया, कि वो बता रहे कि हम वहाँ गिर गए थे, अब हर जगह तो सड़क खुदी पड़ी है। तो मतलब स्थिति अभी जब स्मार्ट बनाने के नाम पे हुई है या जो भी हुई है, लेकिन सड़कें अभी देहरादून की हम देखें तो बहुत बुरी कंडीशन में है। चलिए ठीक है, तो रविंदर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार मैं रविंदर जी से जवाब ले लेता हूं। रविंदर जी, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर साधना जी और मयंक भट्ट साहब यही कह रहे थे कि अभी दरअसल स्थिति वो नहीं है जो आप लोगों को लग रही है। चुनाव लोकसभा का सिर पर है, उसके मद्देनजर हो सकता है ऐसे फैसले ले रही हो सरकार, लेकिन धरातल पर जनता नाखुश है, ये दावा है कांग्रेस का। कांग्रेस का अपना तर्क और अपना दावा जरूर हो सकता है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता का विश्वास अभी भी माननीय मोदी जी के साथ है। ठीक है। और जिस प्रकार से प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे ऑल वेदर रोड का काम हो, चाहे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम हो। जी। आज अब 2024 में हम यहाँ पहाड़ पे जो एक सपना होती थी कि रेल चढ़ेगी, ये रेल सचमुच में चढ़ने वाली है। 2024 में इसका उद्घाटन होने वाला है। चाहे तमाम तरह की परियोजना हो, जल विद्युत परियोजना हो, चाहे सौर ऊर्जा को लेके योजनाएं हो, मिलेट को लेके इतना जबरदस्त काम इस प्रदेश के अंदर हो रहा है। तो तमाम इस तरीके के जो काम है जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता उन्हें देख रही है। अब कल ही किस प्रकार से वंदे भारत को जो सौगात मिली है दिल्ली से देहरादून के लिए, एक ये बड़ी उपलब्धि है कि जो एक हाई फास्ट ट्रेन जो है अब देहरादून से दिल्ली के बीच में लगभग 4-4.5 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाया करेंगे। तो ये तमाम तरीके की जो बदलाव है जो लोगों ने देखे हैं, दिख रहे हैं लोगों को, और उसके जो इम्पैक्ट आने वाले, अभी जिस प्रकार से कहा साधना जी ने कि स्मार्ट सिटी के कारण, ये बात हकीकत है कि स्मार्ट सिटी के कारण लोगों को कहीं ना कहीं असुविधा हो रही है, उसका हमें खेद भी है। उसके लिए समय समय पे हम ये कहते भी हैं कि इसकी परेशानी के कारण हम जो है हम भी विचलित हो जाते हैं। लेकिन इसका जब असर आएगा, जब आपको बगैर तारों के खंभे दिखाई देंगे, जब आपको चौड़ी सड़कें दिखाई देंगे, जब बगैर धूल उड़े सड़कों का सिस्टम दिखाई देगा, जब सड़कों पे दौड़ती हुई एसी गाड़ियां दिखाई देंगी, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन क्या है कि साथ रहते रहते काम करने में आज इस ओर हम बड़े हैं। अभी जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि हमारा प्रदेश एक युवा 22 साल का युवा है, लेकिन उसमें अभी तक बहुत काम हो जाना चाहिए था। ये बात हकीकत है कि काम हो जाना चाहिए था पूर्व की सरकार में। देखिए, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जिस समय उत्तराखंड का निर्माण हुआ, दिल्ली में अटल जी की सरकार हुआ करती थी, और 2002 में जिस समय दोबारा चुनाव हुए, तो जनता ने ये मौका इस प्रदेश में नरेंद्र दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में सरकार बना के दिया। लेकिन नरेंद्र दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार ने कभी भी किसी भी रूप में मदद बंद नहीं करी। यहाँ पे विशेष राज्य का पैकेज दिया, लेकिन तुरंत 2004 में आते ही जो सब्सिडी, जो पैकेज यहाँ की इंडस्ट्री को मिलता था अटल जी के जमाने में, वो तुरंत आते ही यूपीए सरकार ने उसे बंद कर दिया। जो विकास यूपीए सरकार, क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी, यहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी। चलिए ठीक है, ये आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। भट्ट साहब, मुझे क्योंकि ब्रेक पर जाना है, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। जल्द लौट रहे हैं, छोटा सा ब्रेक।